हाँ, विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शोभाकमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज का अपना जो अध्ययन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट्स। फाइलम सिलेंट्रेटा स्पंजों की भांति इसकी जो प्रकृति है वो भी विवादित ही रही है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। अरस्तु ने इनके स्टिंगिंग स्पर्शकों को पहचाना था। पैसियोनेल तथा ट्रेमले ने सिलेंट्रेटा को प्राणी के समान स्वभाव को पहचाना। ल्यूकार्ट ने लगभग 1847 में सिलेंट्रेटा शब्द को प्रयोग कर और इनको शाब्दिक अर्थ से पहचान दी, जो एक ग्रीक वर्ड है सिलोन यानी कैविटी अर्थात गुहा, एंट्रोन यानी इंटेस्टाइन या आत्र। हेडसेक ने 1888 में ल्यूकोड द्वारा प्रस्तावित सिलेंट्रेट्स को 3 संघों में पृथक किया: पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा तथा टिनोफोरा। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इसका पुराना नाम सिलेंट्रेटा को अभी भी प्राथमिकता दी जाती है तथा कुछ अन्य विशेषज्ञ निडेरिया तथा सिलेंट्रेटा को पर्यायवाची मानते। अब बात करते हैं सिलेंट्रेटा संघ या फाइलम के सामान्य लक्षणों की। इस समूह के सभी जंतु पानी में वास करते हैं, कुछ लवण जल में, परंतु ज़्यादातर समुद्री वासी होते हैं। ये जंतु एकल या फिर कॉलोनी में, सेडेंटरी यानी स्थानबद्ध या फिर स्वतंत्र जीवन या फ्री स्विमिंग जीवन जीते हैं। शारीरिक संगठन की बात करते हैं तो ये इस समूह के जंतु सेल टिश्यू ग्रेड अर्थात कोशिकाओं तक श्रेणी में आते हैं। अधिकांश सेल्स बिखरी तथा विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट होती हैं। कुछ सेल्स एक ऊतक का निर्माण भी करती है। बाह्य कंकाल काइटिनी यानी कैलकेरियाई का बना होता है। इनका शरीर डिप्लोब्लास्टिक अर्थात द्विजनन स्तरीय, जिसमें सबसे आउटर एपिडर्मिस, इनर जिसको गैस्ट्रोडर्म्स
और इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनी एसेलुलर मध्य स्तर, जिसको मीजोग्लिया के नाम से जानते हैं, उन्नत प्रकार के प्राणियों में मध्य स्तर में कोशिकाएं एवं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अतः इन्हें त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से संबोधित करते हैं। ये इस समूह के जंतु में दो प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो स्टेबल यानी सेडेंटरी होते हैं उनको पॉलिप, तथा जो स्वतंत्र रूप से फ्री स्विमिंग नेचर होती है उनको मेडुसा कहते हैं। कुछ जातियों में दोनों ही प्रकार की यानी पॉलिप और मेडुसा विशेषता पाई जाती है, अर्थात इनको पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। इन जंतु के मुख के चारों ओर तथा मेडुसा की घंटी तट पर प्राय छोटे छोटे पतले दुबले टेंटेकल्स उपस्थित होते हैं। इनका शरीर में एक कैविटी पाई जाती है। इनमें श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन यानी कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन तंत्र का अभाव होता है। इन जंतुओं में पेशी तंत्र विकसित होता है, जो अनुदैर्ध्य एवं वर्ताकार पेशियाँ होती है, जिनको एपिथेलियल मसल्स एवं एंडोथेलियल मसल्स कहते हैं, जो कोशिकाओं का बना एक पेशी तंत्र है। इनमें पाचन क्रिया इंटर एवं इंट्रा सेलुलर अर्थात अंत एवं अंतरा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। एक या दोनों शरीर परतों में विचित्र निमेटोसाइट्स, जो इन जंतुओं को चिपकने, शरीर शिकार को पकड़ने एवं शरीर की सुरक्षा में सहायक होती हैं। इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र प्रिमिटिव टाइप, जिसमें डिफ्यूज नर्व नेट होता है, इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। सेंस ऑर्गन ओसिलाई एवं स्टेटोसिस्ट के रूप में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन यानी जनन, बडिंग, फिशन द्वारा एसेक्सुअल तथा गेमिट्स द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक रूप से ये मोनोसियस
अर्थात उभय लिंगाश्री या डायोसियस यानी एक लिंगाश्री होते हैं। इन जंतुओं में परिवर्तन एक फ्लैजिलेटेड फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसे प्लेनुला लार्वा होता है, द्वारा संपादित होता है। इनका लाइफ हिस्ट्री में सामान्यतः पीढ़ियों का एकांतरण अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, परंतु प्रिमिटिव टाइप अर्थात ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अभाव होता है। ऐसी प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस कहते हैं, जिसमें लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों ही पीढ़ियाँ डिप्लॉयड यानी 2n होती है। अब बात करते हैं इन जंतुओं में विशिष्ट लक्षणों की। फाइलम सिलेंट्रेटा का जो शरीर है वह पॉलीमॉर्फिक प्रकार का होता है, अर्थात बहुरूपी, यानी इनमें पॉलिप एवं मेडुसा प्रवास्ता होती हैं। पॉलिप अपने आप में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली श्रेणी में आती है। इनमें पाल्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, अर्थात दोनों ही पीढ़ियाँ एसेक्सुअल एवं सेक्सुअल दोनों ही डिप्लॉयड होती है। इनमें विशेष प्रकार की नेमेटोसाइट्स पाई जाती हैं, जो इनको सुरक्षा, पोषण एवं किसी भी फूड मटेरियल को चिपकाने के लिए हेल्प करती है। इनका सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, तथा ये जंतु डिप्लोब्लास्टिक श्रेणी में आता है। कई विशेष लक्षण कई जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक श्रेणी में पहुंचने के लिए प्रयासरत है। इनमें पाचन, इंटर एवं इंट्रा दोनों ही प्रकार से सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। इन जंतुओं में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिसकी खूबी है कि इनमें गूदा का अभाव होता है। परंतु माउथ उपस्थित होता है। अब बात करते हैं सिलेंट्रेटा संघ के वर्गीकरण की। तो इनको जो वर्गीकृत किया उनके दो आधार है। एक पॉलीमॉर्फिक बॉडी, अर्थात इनके शरीर में दो फेजेज पाई जाती हैं, एक पॉलिप एक मेडुसा। दूसरा जो आधार है वो है सिलेंट्रॉन, अर्थात इनकी जो कैविटी पाई जाती है वह या तो विभाजित होगी या अनविभाजित होगी। इन दो आधारों के आधार पर संघ सिलेंट्रेट्स को 3 क्लासों में वर्गीकृत करते हैं। वन इज हाइड्रोजोआ, सेकंड इज स्काइफोजोआ, थर्ड इज एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। अब बात करते हैं इनमें कंपेरेटिव अध्ययन की।
तो कुछ लक्षणों के आधार पर इनकी तुलना करेंगे। नंबर 1 बात करते हैं कॉमनली नेम, अर्थात इनको सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है। हाइड्रोजोआ को वाटर एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। स्काइफोजोआ को डिस्क एनिमल के नाम से और एंथोजोआ को फ्लावर या पुष्प जंतु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं, वह है नेचुरल हैबिटेट, अर्थात प्राकृतिक स्वभाव इनका किस तरह का है। तो हाइड्रोजोआ में ये सोलिटरी या कॉलोनियल, अर्थात एकल या कॉलोनी में वास करते हैं। कुछ स्वस्थ होते हैं तो कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्काइप आपके सभी जंतु फ्री स्विमिंग अर्थात स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, जबकि एंथोजोआ के सभी जंतु सुस्त या सेसाइल फेज में रहते हैं। नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं, वह है मॉर्फोलॉजी ऑफ बॉडी, अर्थात शरीर का आकार। हाइड्रोजोआ में पोलिप एवं मेडुसा दोनों ही प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। स्काइफोजोआ में मेडुसा फेज प्रभावी होती है, जबकि पोलिप अप्रभावी। जबकि एंथोजोआ में पोलिप प्रावस्था प्रभावी होती है, मेडुसा अप्रभावी। अब बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। तो हाइड्रोजोआ में कोई एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता, स्काइफोजोआ में नहीं पाया जाता, जबकि एंथोजोआ में एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट या कैरोटीन का बना पाया जाता है। अब नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं, विलम, अर्थात मेडुसा वेस्कुलर फोल्ड। हाइड्रोजोआ में उपस्थित होते हैं, जबकि स्काइफोजोआ और एंथोजोआ में विलम का अभाव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाजेनेसिस, अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो फाल्स प्रकार का गिना जाता है। यह हाइड्रोजोआ में उपस्थित होता है, जबकि स्काइफोजोआ और एक्टिनोजोआ यानी एंथोजोआ में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट लक्षण सिलेंट्रॉन। हाइड्रोजोआ में अविभाजित सिलेंट्रॉन पाई जाती है, जबकि स्काइफोजोआ में विभाजित होती हैं, जो 4 रेडियल कैनाल में विभाजित होती है। उसी प्रकार एंथोजोआ में भी विभाजित होती है सिलेंट्रॉन, जो 8 या कम या अधिक हो सकती है। मीजोगिलिया की बात करते हैं, क्योंकि ये जंतु डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है वह हाइड्रोजोआ में काफ़ी थिन होती है, वह एसेलुलर होती है। स्काइफोजोआ में थिक होती है और सेलुलर होती है, जबकि एंथोजोआ में ये टिश्यू लाइक ग्रेड्स में पहुंच जाती है, जो सेलुलर एवं
फाइब्रिल प्रकार की होती है। अब बात करते हैं नेमेटोब्लास्ट की। तो यह क्लास हाइड्रोजोआ में उपस्थित होती हैं, जो एपिडर्मिस में होती हैं। स्काइपोजोआ में ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में पाई जाती हैं। उसी प्रकार एंथोजोआ में ये एंडो एंड एक्टोडर्म्स दोनों ही लेयर में उपस्थित होती है। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ गोनाड्स की। हाइड्रोजोआ में एपिडर्मिस एंड एक्टोडर्म दोनों में ओरिजिन होता है, जबकि स्काइपोजोआ में सिर्फ एंडोडर्म में और एंथोजोआ में भी एंडोडर्म में इनका ओरिजिन या उद्विकास होता है। नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं, वो है पॉलिप इन मेसेंट्री, अर्थात पॉलिप के अंदर जो सेप्टा या जो कपाट होते हैं वो हाइड्रोजोआ में अनुपस्थित होते हैं, स्काइपोजोआ में अनुपस्थित होते हैं, जबकि एंथोजोआ में उपस्थित होते हैं। अब इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो हाइड्रोजोआ के अंदर जो एग्जाम्पल होंगे वो हाइड्रा, ओवेलिया, वेलिला, मिलीपोरा, पोरपीटा इत्यादि। जबकि स्काइपोजोआ की बात करते हैं तो इसके उदाहरण होंगे ओरेलिया, राइजोस्टोमा, पेरिफाइला, साइनिया। अब बात करते हैं एंथोजोआ के उदाहरण की, जिसमें आएंगे सभी प्रकार के कोरल्स, टूबीपोरा, मेट्रीडियम, पेनेटुला, गोर्गोनिया इत्यादि। थैंक यू।